हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे सॉलिड एंगल और उस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखेंगे और इनको अप्लाई करते हुए हम पॉइंट चार्ज सेल या फिर कंडक्टिंग सेल, सॉलिड स्फीयर वगैरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन देखेंगे। उसके बाद कैविटी, ठीक है ना, विदाउट गॉस जो है इसको देखेंगे हम। कैविटी के अंदर, सॉलिड कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज देखेंगे हम। सॉलिड सिलेंडर देखेंगे, सॉलिड सिलेंडर में ही सिलेंड्रिकल कैविटी वाले भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसी में। और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, इनफाइनाइट सीट रहेंगे। और उसके बाद थिक स्लैब जो है, सॉलिड जो है, थिक इनफाइनाइट सीट अगर हम बात करें, यूनिफॉर्मली चार्ज, उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखेंगे। और इन सब में ग्राफ वगैरह भी हम डिराइव करेंगे, ग्राफ भी देखेंगे हम कि कैसे ग्राफ बन रहा है इन सब का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सॉलिड एंगल, और उससे भी पहले हम देख रहे हैं प्लेनर एंगल। प्लेनर एंगल हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस कर देते हैं, हमें मिल जाता है प्लेनर एंगल। और प्लेनर एंगल जब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करते हैं तो मिलता है हमें रेडियन में। ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें कितना हो सकता है सॉलिड एंगल, ये प्लेनर एंगल मैक्सिमम टोटल, ठीक है ना, तो 2 पाई रेडियन हमको समझ में आ रहा है कि 2 पाई रेडियन होता है टोटल। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल कोई मान लो एक कोन है, ठीक है ना, कोई एक मान लेते हैं हम कोन हमारे पास है, ये कोई एक कोन है और यहां पर ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है ना, ये कर्व्ड सरफेस है, या फिर ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, और इसी में एक कोन बना दिया गया। और ये एंगल जो कोन बना रहा है, सॉलिड एंगल, ठीक है ना, कोन जो बना रहा है, ये जैसे सॉफ्टी वगैरह देखा होगा हमने, ये आइसक्रीम में कोन रहता है, सिमिलर टू दैट यहां पर भी वही है। ठीक है ना, और यहां पर जो सरफेस एरिया बन रहा है, कुछ कुछ इनका सरफेस एरिया होगा। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया यहां से यहां तक का है, अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें हम आर स्क्वायर में, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर दें तो हमें सॉलिड एंगल मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला, इनका डेरिवेशन तो नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन ये फॉर्मूला केवल हम देख रहे हैं कि सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे ओम का सिंबल होता था ना, ठीक है ना, उसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को। और सॉलिड एंगल की यूनिट अगर हम बात करें तो स्टेरेडियन है। और यहां सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्लेनर एंगल रहता था उसको यूं रिप्रेजेंट करते थे थीटा से, सिंबल से। और यहां पर जो है ये ओम सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है इनको। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारे पास एक कोन है जिसका हाफ कोन एंगल थीटा है, ठीक है ना, थीटा अगर हाफ कोन एंगल है, तो वहां पर सॉलिड एंगल कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा। और थीटा ये हाफ कोन एंगल है, और ये जो आंसर मिलेगा ये स्टेरेडियन में मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आया है इससे हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है ना, बस हमें ये याद रखना है, बस समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे यहां पर टोटल एंगल होता था 2 पाई स्टेरेडियन, यहां पर ये 2 पाई रेडियन होता था, तो यहां पर टोटल होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है ना, 4 पाई, ठीक है, स्टेरेडियन होता है टोटल एंगल यहां पर, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास मान लो एक स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर है, तो इनमें जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो 4 पाई r² हो जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर मिल जाएगा कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है ना, ये जो है 4 पाई स्टेरेडियन मिल जाएगा। अगर हमारे पास हिमिस्फीयर है, ठीक है ना, हिमिस्फीयर है, तो हिमिस्फीयर के केस में ध्यान से देखना, अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, ये 2 पाई r² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2 पाई स्टेरेडियन। ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हाफ कोन एंगल, ठीक है ना, अगर एक कोन है, कोन को ओपन करते जाएं, ओपन करते जाएं, तो वो एक हेमिस्फीयर बनेगा, और इसका हाफ कोन एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। और उस फॉर्मूले की मदद से 2 पाई ब्रैकेट में 1 -
cos 90 की मदद से अगर हम कैलकुलेट करें तो cos 90 हो जाएगा 0, यहां से भी आ जाएगा 2 पाई स्टेरेडियन। समझ रहे हैं ना? तो इससे भी वही आ रहा है और इससे भी वही आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, और अगर और भी ओपन करते जाएं तो वो यहां पर अगर हम बात करें तो ये ओपन करते जाएंगे तो ये एंगल जो है टोटल जब ओपन हो जाएगा तो इसका हाफ कोन एंगल अगर हम बात करें तो पाई रहेगा, और यहां पर कॉस पाई रखेंगे तो पाई होता है -1, और माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे और 4 पाई आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो आपको एक नंबर याद रखना है, 4 पाई स्टेरेडियन टोटल होता है। ठीक है ना? टोटल 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ये हमें याद रखना है। समझ रहे हैं? चलिए, जैसे यहां पर टोटल एंगल जो है, अगर हम प्लेनर एंगल देखें तो टोटल एंगल प्लेनर एंगल में कितना रहता था? 2 पाई रेडियन। तो यहां पर 4 पाई स्टे रेडियन रहेगा, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना? इतना सा इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। चलिए, तो इसमें स्टार कर लेना, ये याद रखना है हमें। अच्छा, मान लो एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना? एक पॉइंट चार्ज है, उस चार्ज से हर एक डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा होगा, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी और हर एक डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा होगा। ठीक है ना? तो यहां से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हर एक डायरेक्शन में फ्लक्स पास कर रहे हैं। ठीक है ना? हर एक डायरेक्शन में, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3D में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे 3D में। तो अगर हम बात करें कि किसी सॉलिड एंगल से किसी एक पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर कोण है और उसका हाफ कोण एंगल हमें थीटा पता है, या फिर इनका हमें सॉलिड एंगल पता है, इनका सॉलिड एंगल पता है, इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जाएगा, तो हम बोलेंगे जितना भी फ्लक्स है टोटल, वो कितना होगा, गॉस से हम पूछ लेंगे, गॉस बता देंगे हमें Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई स्टेरेडियन, टोटल स्टेरेडियन, टोटल सॉलिड एंगल। तो जो टोटल फ्लक्स है वो इतने स्टेरेडियन में है, मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है कि इतने जो है सॉलिड एंगल में कितना हो फ्लक्स होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है ना? तो टोटल डिवाइडेड बाई टोटल स्टेरेडियन मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड स्टेरेडियन, की कितने में हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो हम लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे हमसे पूछा गया कि एक रिंग है और रिंग के सामने जो है x डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है। हमसे पूछा जा रहा है कितना फ्लक्स इससे पास कर रहा होगा, बताओ रिंग से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है ना? रिंग से टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा हमसे पूछा गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना बहुत टफ टास्क है कि यहां पर हम एक एलिमेंट लें, रिंग जैसा एलिमेंट, और उसको इंटीग्रेट करें। ठीक है ना? तो बहुत ही टफ टास्क है। सिंपल मेथड ध्यान से देखना, हमें पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है और ये रेडियस r है, तो इनका हाफ कोण एंगल देख लेते हैं, ये थीटा कितना होगा। ठीक है ना? और थीटा का कॉस थीटा निकाल लेते हैं हम। तो कॉस थीटा जो है, हाफ कोण एंगल का कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, x, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस रहेगा x² बाई r²। ठीक है ना? तो कॉस थीटा मिल गया हमें यहां से। अच्छा, अब जो है इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से, इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालना है। तो हम बोलेंगे फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। ध्यान देखना, टोटल फ्लक्स कितना है, Q/ε0 टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल सॉलिड एंगल। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई, और मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल। तो इस करस्पॉन्डेंस थीटा के, इस थीटा के करस्पॉन्डेंस कितना सॉलिड एंगल मिल रहा है वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, ये सॉलिड एंगल का भी लिखा था हमने। ठीक है ना? तो ये जो है यहां पर रखेंगे हम नंबर यही, तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, x² प्लस r²। ठीक है ना? और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, ये 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो यहां पर आ जाएगा पाई,
और मिल जाएगा हमें Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पर एक 2 का नंबर रहेगा और 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। ये फ्लक्स इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से या इस पर्टिकुलर रिंग से कितना फ्लक्स जा रहा है ये मिल गया। अगर x की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, x की वैल्यू देते हैं यहाँ पर कि r है, मान लो x की वैल्यू, तो वैसे भी एंगल 45 मिल जाता है, यहाँ पर 1/√2 मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। अगर ये एंगल न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लिए कि एग्जैक्टली कितना नंबर है, ठीक है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तब तो और आसान हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, अदरवाइज ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड टोटल फ्लक्स इन फॉलोइंग स्फीयर। यहां पर एक सेल है और इक्वल रेडियस के एक जो है सेल और हैं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, क्यू चार्ज, और इस सेल से पूछा जा रहा है कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है ना। तो इस सेल से उतना ही फ्लक्स पास करेगा जितना अंदर इसके चार्ज होगा। अब बात आई कि अंदर कितना चार्ज है, तो ध्यान से अगर देखें, यहां से एक लाइन हम स्ट्रेट यहां ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से एक लाइन स्ट्रेट यहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक जो है, केयरफुल होकर देखना, ये एक सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये एक सॉलिड एंगल बन रहा है। तो इस सॉलिड एंगल में जितना भी चार्ज आएगा वही रहेगा। अब बात आई कि कितना सॉलिड एंगल है, तो ये एंगल ध्यान से देखें अगर, तो ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि आर 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 इक्विलेटरल बना रहे हैं, पिछली क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखा था हमने। तो 60 डिग्री एंगल दिख रहा है हमें, तो यहां से ये जो सॉलिड एंगल होगा, ये सॉलिड एंगल मिल जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 60, 1/2 आ जाएगा और पाई स्टेरेडियन आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, पाई स्टेरेडियन मिल गया हमें, तो चार्ज कितना होगा, जो इनसाइड चार्ज है, चार्ज इनसाइड दिस सेल इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है सॉलिड एंगल से ही रिलेट करके जितना सॉलिड एंगल होगा उतना ही सरफेस एरिया होगा और उतना ही चार्ज होगा, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये है निकालने का, दूसरा तरीका हम सरफेस एरिया निकाल लें इसका। तो हमें पता चल गया है ये, तो एरिया कितना हो जाएगा, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। तो यहां के कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, टोटल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल का कितना ये फ्रैक्शन है 1/4, वहां से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे एग्जाम में यही, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया कि चार्ज इनसाइड कितना आ गया, तो चार्ज इनसाइड आ गया Q/4, ठीक है ना, Q इनसाइड मिल गया हमें। अब फ्लक्स निकालना था, तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मिल गया आंसर, ठीक है ना। तो पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान देखना इधर, हमसे पूछा गया Q1/Q2 कितना होगा, दोनों चार्ज का रेशियो कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम केयरफुल होकर देखें तो यहाँ 37 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। और ये है Q1 लेट्स, और ये Q2 है, मान के चल रहे हैं हम। साइन अगर देखें तो साइन तो बता सकते हैं आप कि Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 जो है नेगेटिव होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि Q1/Q2 निकालना है, तो ध्यान से देखना केयरफुल होकर, यहां एक जो कोण बन रहा है 37 हाफ कोण एंगल से, ठीक है ना, इसमें जितनी भी फील्ड लाइन होंगी सब यहां जाके टर्मिनेट कर रही होंगी, जितनी भी फील्ड लाइन होंगी सब यहां जाके टर्मिनेट कर रहे होंगे, जितनी भी फील्ड लाइन होंगी सब यहां जाके टर्मिनेट कर रहे होंगे, जितने भी होंगे सब यहां जाके टर्मिनेट कर रहे होंगे। मतलब इसके 37 में जितना भी फ्लक्स आ रहा है और वही फ्लक्स यहां 60 डिग्री पर जाकर टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, इनके 37 हाफ कोण एंगल में जितना भी फ्लक्स है वही 60 डिग्री हाफ कोण एंगल में जाके टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देखना क्या कर रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं हम φ1, ठीक है ना, जो भी 37 का है इज इक्वल टू φ2 जो 60 डिग्री का है,
ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, एक आउटगोइंग है, एक एंटरिंग वाले हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। और Q1 Q2 भी अभी मैग्नीट्यूड में है, ये लिखा है हमने, समझ लो। और इनकी वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान से देखना, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल। और यहां पर अगर देखें तो ध्यान से देखना, यहां पर टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू रिक्वायर्ड सॉलिड एंगल। अब बात आई कि यहां पर 37 करेस्पॉन्ड टू हाउ मच स्टेरेडियन, तो लिख रहे हैं हम 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 37, कॉस 37 इज 4/5, ठीक है ना। और यहां पर कॉस 60 करेस्पॉन्ड टू 1 माइनस 1/2। अब इसमें जो कट रहे हैं उसको कट कर देते हैं, जैसे 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो जो बच रहा है उसको सिंप्लीफाई कर, ये Q1 का मॉड है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मॉड Q1 और मॉड Q2 है। यहां पर बन रहा है 1/5 और ये भी मॉड में ही है, ठीक है। यहां पर बन रहा है 1/2, तो Q1/Q2 के मॉड अगर हम बात करें तो कितने आ गए, 5/2। और अगर हमसे पूछा जाए Q1/Q2 तो हम -5/2 टिक करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज जो है पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए, और तो इसमें जो है ठीक है, अब हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, आई थिंक। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखना, फाइंड रेशियो ऑफ φ1 एंड φ2, ठीक है। यहां पर मान लो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कुछ रखा गया है, ठीक है ना। और यहां से बहुत सारी लाइंस जा रही होंगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे जो है जा रहे होंगे। और कुछ लाइंस इस वाले इमेजिनरी होल से निकल रहे होंगे, और कुछ लाइन ये 60 डिग्री वाले से भी निकल रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ इधर से निकल रहे होंगे, कुछ उधर से निकल रहे होंगे। तो हमें बताना है केवल इनसे जो निकल रहे हैं और इनसे जो निकल रहे हैं, ठीक है ना, उनका रेशियो बताना है बस हमें, ठीक है। केवल φ1 φ2 जो है, जो 60 और 30 से निकल रहे हैं, उनका रेशियो बताना है। तो ध्यान से देखना क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। यहां पर इनका जो है सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं। तो φ1/φ2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाई पहले का सॉलिड एंगल, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाई दूसरे का सॉलिड एंगल, ठीक है ना। और चूंकि ये दोनों फ्लक्स जो है सेम चार्ज से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल सेम रहेगा। इसको बिना लिखे हुए डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज Q/ε0 डिवाइडेड बाई 4 पाई, Q/ε0 डिवाइडेड बाई 4 पाई लिख भी सकते हैं हम, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, और यहां पर हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 30 इज √3/2, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें, ये पूरा नंबर कट गया, 2 पाई कट गया। और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1/2 है, और ये 2 माइनस √3 है, और 2 ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। समझ गए, इसको लिख लो। फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। तो नीट और मेंस के लिए तो नहीं है ये, ठीक है, ये एडवांस के लिए है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। विजुलाइज करेंगे अच्छे से तभी दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी 3Q का पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी निकल रही होंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारे निकल रहे होंगे, ठीक है ना।
और कहीं पर फील्ड 0 भी हुआ होगा, यहां पर कुछ यूं निकल रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे यहां ये कट नहीं करेंगे, सॉरी, यहां पर ये पावरफुल हैं तो ये निकल रहे होंगे कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे निकल रहे होंगे समझ लो। और दूसरे वाले जो है ये कम पावरफुल हैं तो ये जो है कुछ यूं निकल रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसे होंगे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और लार्ज डिस्टेंस पर जब जाएंगे हम, लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर अगर हम जाएं तो हमें ऐसा दिखेगा कि दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर हैं, हमें ऐसा दिखेगा कि दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर हैं, ठीक है ना, लार्ज डिस्टेंस अगर देखें, ठीक है ना, या जूम इन कर दें, चार्ज को और छोटा कर दें, ठीक है ना, तब देखेंगे हम, तो हमको ऐसा दिखेगा दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर हैं। अच्छा, अगर ये एक ही पॉइंट पर हैं तो ध्यान से समझना, ये जो Q1 इधर था और 3Q इधर था, तो जो इस सॉलिड एंगल में फील्ड होंगे, ठीक है ना, जो उस सॉलिड एंगल में फील्ड होंगे वो Q1 की वजह से होंगे, जो फ्लक्स इधर जा रहा होगा वो Q1 की वजह से जाएगा, और जो ये रिमेनिंग का फ्लक्स है ये जो है Q3 की वजह से रहेगा फ्लक्स, ठीक है ना, जो रिमेनिंग की वजह से है वो Q3 की वजह से रहेगा, ठीक है ना। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एसिम्टोड है, ये एसिम्टोड है, इसका अल्फा एंगल कितना है, ठीक है ना, इनका अल्फा एंगल कितना है, ठीक है। तो केयरफुल होकर अगर देखें, टोटल फ्लक्स कितना होगा बताओ, टोटल फ्लक्स कितना होगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर जब जाएंगे ना, ध्यान सुनना फिर से, लार्ज डिस्टेंस पर जब जाएंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, जब लार्ज डिस्टेंस पर रहेंगे हम तो पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करने लगेंगे, ठीक है ना। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिंपली हम लिख सकते हैं के 4Q/r², ठीक है ना, सिंपली लिख सकते हैं, लार्ज डिस्टेंस पर जब रहेंगे हम तब, ठीक है। अच्छा, तो लार्ज डिस्टेंस पर ही ये सिम्टोड का जो एंगल बना रहा है यही एंगल निकालना था हमें अल्फा, ठीक है ना। तो इनका फ्लक्स कितना होगा, बिना पेन यूज किए हम बता सकते हैं इनका फ्लक्स कितना होगा, इसमें जो फ्लक्स जा रहा है वो है Q/ε0, क्योंकि इसी चार्ज का तो है वो फ्लक्स, तो Q/ε0 होगा। और टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा 4Q/ε0 टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं, केयरफुल होकर देखना, ध्यान देखना इधर, ये जो इनका फ्लक्स है, ये जो इनका फ्लक्स है, दिस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल एंगल, स्टेरेडियन में सॉलिड एंगल टोटल, मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड एंगल ऑफ दिस, ठीक है ना, दिस सॉलिड एंगल का यहां एंगल होगा, तो सॉलिड एंगल कितना होगा इनका, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, और ये कितना होगा, ये रहे, तो ये हो जाएंगे 4Q/ε0, और केयरफुल होकर देखेंगे अगर हम तो ये कट जाएंगे और यहां 2 बच जाएगा, और ये 2 4 से कटेंगे, यहां 2 आ जाएगा, और ये ε0, ये ε0 कट जाएगा, ये Q कट जाएगा, जो बच रहा है उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो Q कट गया, इधर बच गया 1, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2, और सब कुछ कट गया है, इधर बच रहा है 1 माइनस कॉस अल्फा, ये 2 इधर जाएगा 1/2 बना देगा, ठीक है ना, ये 1/2 बना देगा, तो ये आ जाएगा 1/2 1 कॉस अल्फा, तो यहां से हमको दिख गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक तो एडवांस ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना, हो सकता है आने वाले टाइम पर कुछ हिंट देकर ये पूछ लें, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन रीड नहीं किया था हमने इसको, ठीक है ना, टू पॉजिटिव
point charge q and 3q are placed on straight line at distance a apart, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, find the angle alpha, ठीक है ना, that the resultant electric field direction, ठीक है, makes with the horizontal line asymptote, ठीक है, at large at a point far away from both charge। कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है ना, तो कैलकुलेट कर लेंगे वैसे। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पिछली क्लास में ही कर लेना था, लेकिन यहाँ कर रहे हैं, हम भूल गए थे पिछली क्लास में। तो बता रहे हैं इफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए इज 5 देन फ्लक्स पासिंग थ्रू बी, तो फ्लक्स ए कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, तो 3q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बी कितना हो जाएगा, अगर ध्यान देखें तो फ्लक्स बी हो जाएगा 5q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड हमें देखना होता है, ठीक है ना। तो इनका रेशियो लेंगे तो 5a डिवाइडेड बाई 5b इज इक्वल टू 3/5, और a वाला जो है 5 है तो a वाला 5 है, 5b कितना हो जाएगा 5/3, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू b इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 5, ठीक है, दिस इज आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस, ठीक है ना। अब हम गॉस का एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो जो भी सिमेट्रिक बॉडीज होंगी, हाईली सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं, हाईली सिमेट्रिक बॉडीज, उनके कारण जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस की मदद से, ठीक है ना। हाईली सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सरफेस हम ढूंढ लें जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बता सकें हम, कि हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, ऐसा कोई सरफेस हम ढूंढ पाए, ठीक है ना, तो वो हाईली सिमेट्रिक के केस में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम कि हाईली सिमेट्रिक कौन नहीं रहेंगे, तो डाइपोल, रिंग, ठीक है ना, और इन ये फाइनाइट रॉड या डिस्क, फाइनाइट सिलेंडर, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस की मदद से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस की मदद से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन सब में ऐसा कोई कंटिन्यूअस सरफेस, क्लोज सरफेस बना ही नहीं पाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम सेम क्लेम कर सकें, ठीक है ना, तो इसका जो है हम नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, किन का निकाल पाएंगे, तो पॉइंट चार्ज है, और ये सेल है, सॉलिड है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सॉलिड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों का निकाल सकते हैं, और सिलेंडर है, इनफाइनाइट ट्यूब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लाइन वायर है, इनफाइनाइट सीट है, ठीक है ना, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, अभी आगे एक एक करके देखते हैं, इन सब का निकाल लेंगे हम, ठीक है। बस ये याद रखना, रिंग, डाइपोल, फाइनाइट रॉड, डिस्क, इन सब का नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखना, फील्ड, तो हम इसमें कई सारे जो है क्वेश्चन एक में ही कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आउटसाइड सॉलिड सेल, ठीक है ना, आउटसाइड स्फेरिकल सेल, आउटसाइड स्फेरिकल सेल, या फिर आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, या सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर बिहेव लाइक ये सेल, ठीक है ना, स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करते हैं, तो उसका भी हम इसी में देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब पॉइंट चार्ज रहेगा तो यहां पॉइंट चार्ज बना देंगे, सेल रहेगा तो यहां सेल बना देंगे, सॉलिड रहेगा तो सॉलिड बना देंगे, समझ रहे हैं ना, जो भी रहेगा वो बना देंगे यहां पर हम। अच्छा, यहां पर एक टर्म बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, ये आपको लिखना है बोर्ड में, ये डेरिवेशन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है ना, बोर्ड के लिए देख रहे हैं हम इसको मेनली, ठीक है। और तो स्फेरिकल सेल जो है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां चूज किया, क्योंकि हम क्लेम कर सकते हैं कि यहां पॉइंट चार्ज है, तो उतनी ही डिस्टेंस यहां, उतनी ही डिस्टेंस यहां, उतनी ही डिस्टेंस यहां, उतनी ही डिस्टेंस यहां, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेम क्लेम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, और अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डीए है, तो यहां पर कहीं पर भी डीए लें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है ना, कहीं पर भी लें डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो जब भी ये बोर्ड में डेरिवेशन वगैरह पूछा जाएगा तो हमें ये अच्छा सा डायग्राम बनाना है, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिख देना है, ये बना देना है दो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर, और उसके बाद जो है ये फॉर्मूला जो है बाई-गॉस थ्योरम हम लिख सकते हैं, या बाई-गॉस लॉ लिख सकते हैं हम ये, ठीक है ना, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर थीटा क्या है, 0, ठीक है ना, ये स्पेशल केस में है, वैसे तो हमने देखा था पहले भी, तो थीटा 0 है,
कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ई निकाल के बाहर किया हमने, ठीक है ना, यहां लिख लेना ये ई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। और क्यू इन कितना है, कैपिटल क्यू लिख दिया हमने। एरिया, अब बात है एरिया का इंटीग्रेशन, जो कर्ड सरफेस एरिया माना हमने गॉसियन का, ठीक है ना, गॉसियन का सरफेस एरिया देखेंगे तो 4πr² हो जाएगा, यहां रख दो 4πr²। जैसे ही 4πr² रखेंगे हम, ठीक है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें ये, और ये आ गया आंसर, ठीक है ना। वैसे तो ये मोर करेक्ट है, के भी के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ डेरिवेशन बेसिकली इजी रहेगा, ठीक है ना, डेरिवेशन जो है गॉस की मदद से कर पाना इजी है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, और ये पॉइंट चार्ज अगर रहेगा, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ग्राफ शायद नहीं बना हमने, पॉइंट चार्ज रहेगा अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर देखें, वैसे तो पहले भी हम देख चुके हैं पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव, नेगेटिव साइड नेगेटिव, यहां पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज रहेंगे पॉइंट चार्ज, तो यहां रहेगा और यहां रहेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इनसाइड कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। तो यहां कई डेरिवेशन एक साथ देख रहे हैं हम, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है या फिर कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर रहेंगे या सॉलिड ये सेल रहेंगे, कंडक्टिंग सेल रहेंगे, तब भी यही रहेगा, क्योंकि इन सभी केसेस में जब चार्ज देते हैं तो सरफेस पर ही रिसाइड करता है वो चार्ज, ठीक है ना, इनसाइड रहता नहीं, सरफेस पर ही रहता है चार्ज, ठीक है। तो सरफेस पर चार्ज है, तो इनसाइड अगर हम गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है ना, इनसाइड गॉसियन सरफेस लेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, गॉसियन सरफेस बता देंगे हम एग्जाम में कि ये है, अभी तो हमें पता चल गया गॉसियन सरफेस में जब चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है ना, एक दो लाइन जो है हमें वहां जरूर ऐसे लिखना है कि बाई गॉस लॉ, अगर एग्जाम में बैठे हैं आप बोर्ड वगैरह के, तो बाई गॉस लॉ दिस, पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे जीरो, ठीक है ना, ये पूरा जो है स्टेप हमें फॉलो करना है, और फिर लिखेंगे ई इन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, यहां से ये जीरो आ गया तो ई इन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है ग्राफ, ठीक है ना, सेल के कारण ग्राफ अगर देखें, अभी बनाना मत, ठीक है ना, पहले हम बना देते हैं पूरा, या आप अगर गेस कर सकते हो ग्राफ तो गेस करो। चलिए अब हम देख रहे हैं आउटसाइड जो है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, आउट मान लो पॉजिटिवली चार्ज सेल है, आउटसाइड द सेल जो है ये, आउटसाइड द सेल ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, और इनसाइड द सेल जीरो है, तो आउटसाइड द सेल ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन इनसाइड क्या रहेंगे, जीरो, तो यहां जीरो है और यहां पर यूं है, ठीक है ना, ये मिल गया पॉजिटिवली चार्ज के कारण, और नेगेटिवली चार्ज रहेंगे तो यहां स्टिल जीरो, और नेगेटिवली चार्ज के कारण यहां से स्टार्ट करेंगे और ये, और नेगेटिवली चार्ज के कारण यहां से स्टार्ट करेंगे और ये, और अगर हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो ये लाइन और ये रहेगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो। चलिए तो यहां हमने वही ग्राफ बनाया है, ठीक है ना, चाहे तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये डॉटेड है, ठीक है ना, और यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है ये भी अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में तो लिख दें तो अच्छा रहेगा, KQ/R² जो सरफेस पर रहेगा, ठीक है, और यहाँ -KQ/R²। चलिए यहाँ पर मॉड इलेक्ट्रिक फील्ड वही जो अभी बनाया था वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, रो डेंसिटी का मान लो, या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ये दिया गया है, क्यू चार्ज टोटल है, और हमें सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, डीए, तो डीए किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना। तो वही लॉजिक लगाना है, यहां पर फिर से लिखना है बाई गॉस ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर
इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और थीटा 0 है तो यहां पर इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इन साइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब बात है क्यू इन साइड क्या है, ठीक है ना। तो क्यू इनसाइड ध्यान देखना, इस स्फीयर में ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है वो देखना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे क्यू इनसाइड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा, रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, वी इन। तो अब ध्यान देखना वी और रो कैसे लिख रहे हैं। तो रो लिख रहे हैं हम, केयरफुल होकर देखना, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल। और जिस वॉल्यूम में निकालना है, आप थोड़ा साफ लिखना, इसी की ओवरराइट मत करना, नीचे कॉपी में जगह होंगी वहां लिखना आप। इनसाइड इनका वॉल्यूम कितना हो रहा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कट जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएंगे ये क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये बच गया। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख लिया और E मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान देखें तो Q इन साइड कितना आएगा, दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा Q और आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, इसमें अगर हम केयरफुल होकर देखें तो ये आर स्क्वायर और ये कट जाएंगे, तो क्या बच रहा है हमारे पास, ई इन साइड लिख रहे हैं हम, डिराइव कर रहे थे, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये 4 पाई नीचे चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है हमें, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। इसी को अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इनसाइड वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये भी करेक्ट है, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, एक और भी फॉर्मूला है, वो भी देख रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। उनका यूज बोर्ड वगैरह में तो नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, केयरफुल होकर देखना। अगर हम यहां को क्यू इन दूसरी तरीके से लिखें, मतलब रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यू भी लिखें रो के टर्म्स में, अगर हम आंसर बताना चाहें, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम, ये तो रहा बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नीट जेई मेंस वगैरह के लिए, जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उसके लिए देख रहे हैं हम। तो यहां से हम जंप कर रहे हैं, ध्यान देखना, ये वाला स्टेप के बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो रो 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखें अगर हम यहां, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से ये कट जाएंगे, ठीक है ना। तो बचेगा क्यू इनसाइड इज इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी को वेक्टर फॉर्म में यही लिख ले रहे हैं हम, ये वेक्टर फॉर्म में रहा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखना है। बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, अगर यहां पर क्यू की वैल्यू आप रख दो कि रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सेम आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। चलिए, इसी को हमने थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा है, चाहे तो आप यहां से करेक्ट कर सकते हैं आप अपने आप को, ठीक है। खैर सिस्टमेटिक क्या, वही लिखा गया है, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले मिल गए हमें, इनका ग्राफ जो है कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि इन साइड अगर ध्यान से देखें, इन साइड
तो इन साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है ना। सेल में क्या था, सेल में 0 हो गया था, यहां क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां नेगेटिव में रहेंगे, और ये बन जाएगा, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो ये बन जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉज करके ये ग्राफ बना लो, आगे चलते हैं फिर। ये वीडियो बड़ा बन गया है इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल के बारे में आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है अपनी रीच बढ़े, ठीक है ना, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ें, ठीक है। चलिए लीव कर सकते हैं आप।